Hello and welcome to today's daily news analysis of Arunachal Times. So today's Arunachal Times daily news analysis will be for 12 November 2025. Okay. So let's begin with the first news given in your Arunachal Times. So first news is about Yajirmara showcases Arunachal's textile legacy in South Korea. Okay. So Arunachal designer Yajirmara belonging from the Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh, okay, Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh has represented 21st Celebrating India event, which was held in Seoul, South Korea. Okay, where she highlighted the soft power through the traditional textiles. Okay, so here Arunachal Pradesh rich handloom and textile traditions were displaced, okay, and which spoke about the craftsmanship and cultural diversity of the northeast region of India. Okay, so यहाँ पे आपका एम्पावरमेंट एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला है. मरा का जो पार्टिसिपेशन वो ग्रोइंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कल्चरल इंडस्ट्री है उसको डिस्प्ले करता है. साथ ही साथ इंडिया का जो एफर्ट है टुवर्ड्स द सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिसियन उसको वो प्रोमो करता है. यानी कि वोकल फॉर द लोकल जो इनिशिएटिव मेड इन इंडिया के अंदर में आया है उसको वो डिस्प्ले करता है. ओके, सो ये वोकल फॉर द लोकल ये जो इनिशिएटिव है जो कि आपका आत्मनिर्भरता है ना, सेल्फ रिलायंस के अंदर में आता है. और ये मतलब इनिशिएशन आपका थ्रू द डिस्प्ले ऑफ द सॉफ्ट ट्रेडिशनल जो कल्चर था आपका साउथ कोरिया में वो दिखाता है. ठीक है, और इसमें बहुत सा हैंडक्राफ्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ये सब को दिखाता है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक का ग्रोथ को दिखा रहा है होगा. सो यहाँ में एक सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमिक रिलायंस को ये रिस्पेक्ट करता है कि इंडिया किस तरह से ऑन द पाथवे ऑफ सक्सेसफुल पाथवे ऑफ आत्मनिर्भर भारत के ओर वो चल रहा है होगा. सो एग्जाम पॉइंट का बेस पे क्या इसका क्या रिलेवेंस है, स्पेशली फॉर मेंस का जो सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में भी क्या रिलेवेंस हो सकता है. तो यहाँ पे सॉफ्ट पावर और कल्चरल हेरिटेज के बारे में आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये सॉफ्ट पावर आपका इंडियन कल्चर के अंदर में आता है होगा. उसके साथ साथ ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आइडेंटिटी ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है. ओके, उसके बाद आपका जो हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोग किस तरह से, साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल का कंसेप्ट, आत्मनिर्भरता भारत का कंसेप्ट किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का थ्रू स्प्रेड हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है. उसके बाद नेक्स्ट, दिल्ली ब्लास्ट प्रोब हैंडेड ओवर टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. सो ये न्यूज़ आप लोग सब बहुत फेमिलियर है. रिसेंटली आपका जो दिल्ली का जो रेड फोर्ट एरिया में जो ब्लास्ट हुआ है ये उसके बारे में है. सो ये ब्लास्ट आपका जो एक कार जो रेड फोर्ट के सामने में था वो जो कार जो ब्लास्ट हो गया है और उसमें अराउंड 12 का डेथ मतलब बताया गया है. ठीक है, सो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जिसको हम बोलते हैं उसको कंप्लीटली हैंड ओवर किया है ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पीडी मतलब वे से वो इन्वेस्टिगेशन को चालू करे. ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बोर्ड एक काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म के बारे में बताता है. सेंट्रल एजेंसी और स्पेशली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका रोल का बारे में बताता है. ठीक है, सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आपको क्या पता है, ये एक ऐसा चीज़ है जो प्रीलिम्स में भी टॉपिक में पूछा जा सकता है. आपको कब फॉर्म हुआ है वो पूछ सकता है, क्यों फॉर्म हुआ है ये जनरली बहुत कम पूछता है, लेकिन कब फॉर्म हुआ है कब स्टैब्लिश हुआ है वो पूछा जा सकता है. सो उसमें आपको याद करना है नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है इसको 2008 में रिप्लेस किया मतलब स्टैब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008 और इसको तब फॉर्म किया था जब आपका 26/11 का मुंबई टेरर अटैक, ओके, वो टेरर अटैक को इन्वेस्टिगेट और उसको काउंटर टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू के लिए इसको हम फॉर्म किया गया था. ओके, सो इसका ज्यूरिडिक्शन क्या है, नेशनल वाइड इसका ज्यूरिडिक्शन आता है और ये बहुत सा केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म,
arms smuggling, human trafficking, cyber terrorism and offense affecting the sovereignty and integrity of the India. ठीक है, वो सब इसका जुरिडिक्शन के अंदर में आ जाता है, होगा। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंटर टेररिज्म एजेंसी है जो एक सेंट्रल और स्टेट पुलिस फोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखने में काम आता है और इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में काम आता है ऑफ द कंट्री। तो ये आपका सिविल सर्विस में इंपॉर्टेंट मतलब रिवेलेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको क्वेश्चंस लाइक सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इन लॉ एंड ऑर्डर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इंटरनल सिक्योरिटी का रिलेटेड यानी कि इंडिया का काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज प्रिपेयरनेस से बारे में लेके आपको पूछा जा सकता है ना। और सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन इन लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स, इसको लेके पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद 95% ऑफ नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज अंडर डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। सो ये आपका R1 वॉच सेंटर फॉर द मदर लैंग्वेज जो आपका हेडेड बाय मैचक संपर अवंग, ही सेड कि 95% ऑफ द लैंग्वेज जो नॉर्थ ईस्ट में स्पोकन होता है उसको अंडर डॉक्यूमेंट है और उसमें लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेसिबिलिटी है, स्पेशली लैंग्वेज को लेके, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लेट्स सी। सो डॉक्टर मीचक संपर अवंग जो हेड ऑफ रिवाज सेंटर फॉर मदर लैंग्वेज है, उन्होंने कहा है कि 95% ऑफ द लैंग्वेज इन नॉर्थ ईस्ट लोग क्रिटिकली अंडर डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि वो लोग का ओरल लैंग्वेज है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना। और जो आगे जाके लैंग्वेज एंडेंजरमेंट कर सकता है, ओरिजिनल लैंग्वेज जो मिक्सअप हो सकता है आपका बाकी लैंग्वेजेस के साथ और अपना जो इंडिजीनियस फॉर्म को वो लूज कर सकता है, ठीक है। तो ये जो कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ही है उसको स्टार्ट किया गया है आपका बहुभाष 2025 फेस्टिवल जो कि हेल्ड हुआ है आपका IIT हैदराबाद में, जहां में ओपन नॉलेज इनिशिएटिव को रखा गया था। और इसमें बहुत सा दो इंस्टीट्यूट स्पेशली आपका रिवाच इंस्टीट्यूट एंड IIT हैदराबाद मिलके लिंग्विस्टिक इक्वलिटी के बारे में, इक्विटी के बारे में, उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और डिजिटल इंक्लूजन उसके बारे में और बताया, स्पेशली फॉर द लेसर नॉन लैंग्वेजेस। और लेसर नॉन लैंग्वेजेस में हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का लैंग्वेजेस आता है जिसमें बहुत सा कम लैंग्वेज है जो रिटन फॉर्मेट में पाया जाता है, मैक्सिमम ओरल लैंग्वेज होता है जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक पास किया जाता है, ओके। सो उन्होंने एक नेशनल वाइड एफर्ट के बारे में बताया टूवर्ड्स द लैंग्वेज कंजर्वेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द इंडियाज कल्चरल प्रिजर्वेशंस, ओके, स्पेशली फॉर द लैंग्वेज। तो यूपीएससी का सेक्शन में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या प्रोविजन होता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आर्टिकल 29 और 350A के अंदर में, ओके। सो ये आपको पढ़ना होगा। सो लैंग्वेज का क्या प्रेवलेंस है, कल्चरल इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है ना। और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट का लैंग्वेज का बारे में रिचनेस, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज किस तरह से अंडर रिप्रेजेंटेड है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ रीजनल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। सो इस तरह से आपको जनरल अवेयरनेस टॉपिक आपको बना के रखना है। वीक लॉन्ग नेत्री दाव सेलिब्रेशन अंदर होगो, ठीक है। तो ये नेत्री दाव आपका वेस्ट कमिंग में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है ना। 52nd, ओके, 52nd सेंट्रल नेत्री दाव फेस्टिवल ऑफ आका रूसो, आका का जो रूसो ट्राइब है वो लोग का जो फेस्टिवल है नेत्री दाव फेस्टिवल को आपका त्रिंजिंगनो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है ना, जहां में नेचर, हार्वेस्ट एंड एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है ये फेस्टिवल, ओके। सो यहाँ में वहाँ का जो MLA है तिसंग चौम्बे है ना, एंड MLA तिगिया नीना ग्लो, वो लोग ये जो प्रोग्राम है उसको प्रिसाइड किया है, जहाँ में इंडिजिनियस आइडेंटिटी, कल्चरल रूट्स एंड इंटर ट्राइबल यूनिटी के बारे में उन्होंने बताया है, ओके। सो इसका रेलेवेंस गवर्नेंस और सोसाइटी में क्या होता है, ये सोशल हार्मनी और ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड इको कल्चरल अवेयरनेस क्रिएट करता है, ओके। सो एग्जाम पॉइंट में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल कौन सा पर्टिकुलर ट्राइब में बिलोंग करता है, ओके। सो ये क्वेश्चन आने का चांसेस होता है इस तरह से। सो एग्जाम पॉइंट में क्या है,
ये आपका इंडिजिनियस फेथ के बारे में बता सकता है ना। आपका जो ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और किस तरह से ट्राइबल फेस्टिवल्स यूनिटी, इंटर कम्युनिटी बॉन्डिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी को किस तरह से लिंक करता है, किस तरह से वो आगे जाके सोशल एम्पावरमेंट कर सकता है ना, इन सोसाइटी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ओके। उसके बाद 13 judokas from Arunachal to participate in sub-junior national championship. So 13, a team of 13 judokas from Arunachal Pradesh, जिसमें 3 सब जूनियर एथलीट्स रहेगा, वो स्टेट को सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2025 से 26 जो कि होना है आपका हैदराबाद में 16 to 20 नवंबर हैदराबाद में होगा। उसको वो अरुणाचल से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द वाइस चेयरमैनशिप बेंगिया यायांग तादर एंड डायरेक्टर गुमिया कारबा के अंदर में ये मतलब इनिशिएटिव को फ्लैग, ये टीम को वो लोग इनिशिएट किया गया है, ठीक है। और इसका रेलेवेंस क्या होता है, ये जो इंडिया का ग्रास रूट स्पोर्ट्स प्रमोशन उसके बारे में बताता है, यानी कि इनिशिएटिव लाइक खेलो इंडिया है ना, फिट इंडिया मूवमेंट, ये सब के बारे में बताया जाता है, ठीक है। वो डिस्प्ले करता है, होगा। सो एग्जाम पॉइंट से क्या रिलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट से जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट होता है इंडिया का, वो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट किस तरह से स्पोर्ट्स एंड यूथ पार्टिसिपेशन स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्पोर्ट्स में ओलू का पार्टिसिपेशन से क्या हो सकता है ना, उसके बारे में बताया जा सकता है, ओके, होगा। और साथ ही साथ रोल ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी फॉर फोस्टरिंग डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड एम्पावरमेंट अमोंग द यूथ, ये सब आपका मतलब सोशल एम्पावरमेंट में क्या रोल प्ले करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एरिकानेट कोकोनट कल्टीवेशन हेल्थ, ठीक है। सो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। सो आपका जो फार्मर्स अराउंड 170 farmers of the Lower Siang district participated in 2 days training and demonstration program on sustainable areca nut and coconut cultivation, ठीक है। और इसको आपका CPCRE जो इंस्टीट्यूट है केरला का, उसके साथ एज वेल एज ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो बासर में है ना, उसका बाद किसान केंद्र वेस्ट सियांग में है, उसके साथ मिल के ये प्रोग्राम को मतलब 2 days प्रोग्राम को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ में आपका क्या क्या किया गया था, हाई यील्डिंग सीड के वैरायटी के बारे में बताया गया है, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, पेस्ट एंड किस तरह से डिजीज मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, साथ ही साथ एडवांस एग्रो टेक्नोलॉजीज जो आपको यूज कर सकता है उसके बारे में बताया ऐसे, और किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी प्लांटेशन क्रॉप्स में हम मेंटेन कर सके, ओके। सो यहाँ में ज़्यादातर जो क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन है उसको फार्मर्स को बताया है, ऐसे मतलब डाइवर्सिफिकेशन करने से कैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, क्लाइमेटिक कंप्लीटली क्लाइमेट पे डिपेंड किए बिना किस तरह से ड्राउट रेसिस्टेंट वाला क्रॉप बना सकता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका सिविल सर्विस लुक में, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, उसको मतलब किस तरह से हम उसको 100% ऑब्जेक्टिव को मतलब ऑब्टेन कर सकता है ना। साथ ही साथ इफिशिएंट रिसोर्स यूसेस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये कितना इंपॉर्टेंट काम करता है स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पर्सपेक्टिव, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। लो कॉस्ट इकोनॉमिक फ्रेंडली टेक्निक्स के बारे में बताया जा सकता है, एंड सबसे क्लाइमेट रेजिलेंट प्रैक्टिस है ना। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग, ये लोग ऐसा टॉपिक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रेजिस्टेंट प्रैक्टिस, कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग, ये लोग ऐसे है कि जो क्वेश्चन जो आपको GS पेपर 3 में, पेपर 1 में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लोग सोशल एनवायरनमेंट के अंदर में आ जाता है, ओके, होगा। सो ये सिविल सर्विस लेवल में क्या रेलेवेंट है उसके बारे में बताया है, और ये हम आपको बता चुका है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में किस तरह से मॉडर्नाइजेशन जो आगे जाके क्रॉप प्लांटेशन में एज वेल एज आपका जो इनकम एनहेंसमेंट ऑफ द फार्मर में क्या रोल प्ले करेगा उसके बारे में बताता है। सो
School Cinema Festival to kick off on November 14th at 41,000 schools across the country. होगा? So, National Wide Education Initiative के अंदर में the 8th edition of the School Cinema International Film Festival जो कि आपका नवंबर 14 से लेके 30 तक हेल होगा, जहां में over 100 curated films from 25 countries across 41,000 गवर्नमेंट है ना एंड 1,000 प्राइवेट स्कूल में इसका स्क्रीनिंग किया जाएगा. ओके और ये जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन होता है, जहां में आपको मतलब एक्सपीरियंशियल एंड क्रिएटिव लर्निंग थ्रू सिनेमास है ना, वो आपको इम्पैक्ट मतलब दिया जाएगा. और साथ ही साथ यहाँ में क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट वो उसको इंटीग्रेट करने के लिए कोशिश करेगा. ठीक है, होगा. सो ये आपका होलिस्टिक एजुकेशन के अंदर में आ जाए, मतलब ऐसा एजुकेशन जहां में किताब के साथ साथ भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलम वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना होगा. सो ये जो होलिस्टिक एजुकेशन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत रिलेवेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, होगा. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो होलिस्टिक फॉर्म है, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है ना. और किस तरह से आपका ये जो एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 के अंदर में आता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. Sounds of the Kamba nominated for the Grammy in Best Global Music Album category. Okay. So ग्लोबल रिकग्नाइजेशन यानी कि इंडियन कल्चर का जो म्यूजिक है नोन एज साउंड ऑफ द कंबा, जो स्पिरिचुअल एनवलप इंस्पायर्ड बाय महाकुंभ फेस्टिवल ऑफ प्रयागराज, उसको 68 ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट किया है इन द कैटेगरी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का कैटेगरी में. ठीक है, और ये जो म्यूजिक है ये इंडिया का रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करता है. ओके तो ये प्रोजेक्ट को आपका उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट ने कमीशन किया है और इन कोलैबोरेशन विद नेटवर्क 1S, हिस्ट्री टीवी 18 एंड यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया. ठीक है, और यहाँ में ओवर 50 इंडियन एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट का फीचर्स और वो लोग का क्रिएटिविटी को डिस्प्ले किया गया है. ओके सो ये जो एल्बम है ग्लोबल रिकग्नाइजेशन जो मिला है, ये इंडिया का सॉफ्ट पावर को शो करता है. साथ ही साथ ये इसका ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म एंड फ्यूजन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी विद द मॉडर्न म्यूजिक को वो दिखाता है. किस तरह से मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का थ्रू हम सॉफ्ट पावर यानी कि इनटेंजिबल जो सोर्सेस है, हेरिटेज है, उसको हम डिस्प्ले करता है. ओके सो ये ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में, ये आपका इसको आपका रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ यूएसए वो रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ऑनर है जो स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाता है. ठीक है, सो यहाँ में क्या क्या कैटेगरीज है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का कैटेगरी होता है, सॉन्ग ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, बेस्ट म्यूजिक आर्टिस्ट, ये सब दिया जाता है. ठीक है, सो इंडिया में इसका रेलेवेंस क्या है, इंडिया में आर्टिस्ट लाइक रविशंकर, जाकिर हुसैन, AR रहमान, ये लोग आपका ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुका है. ठीक है, नाउ फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव्स, ये जो इंडिया का स्पिरिचुअल एंड म्यूजिकल हेरिटेज के बारे में बता सकता है, यानी कि सॉफ्ट पावर इन आर्ट एंड कल्चर. ओके उसके बाद ये जो आपका जो कल्चर इनिशिएटिव्स है उसके बारे में ये आ सकता है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ में आप देख लीजिए ये वाला फ्यूजन ऑफ एंशियंट ट्रेडिशन विद कंटेम्पररी म्यूजिक, ये क्वेश्चन आपका आने का चांसेस होता है. ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है, जिसमें आपको ये एल्बम्स का नाम ना, साउंड ऑफ द कंबा है ना, ये सब को आपको एग्जांपल के तौर में आपको लगाना है. ओके राजनाथ पिक्चर्स फॉर द ग्लोबल सॉवरेनिटी. सो आवर डिफेंस मिनिस्टर है ना, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने अर्ज किया है. ठीक है, ही हैज डिफेंस मिनिस्टर जो वो ही हैज अर्ज द मिलिट्री टू एक्सटेंड आत्मनिर्भर भारत इन द डिजिटल स्पेयर. ठीक है, यहाँ में वो जितना भी आपका इंडिजिनियस एल्गोरिदम्स है, एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स, होम ग्रोन AI जो मॉडल्स है, उसको एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मतलब बढ़ाने के लिए उन्होंने एम्फेसाइज किया है. ठीक है, सो साथ ही साथ उन्होंने स्ट्रेस किया है एथिकल, साइकोलॉजिकल एंड लीगल कंसिडरेशन
जो आपका एआई से रिलेटेड होता है ना, स्पेशली एथिकल वैल्यूज जो रिलेटेड होता है, और एआई किस तरह से आपका ये कर सकता है, आपका मतलब ह्यूमन एथिक्स को वो डिस्टॉर्ट कर सकता है, उसके बारे में वो बताता है। ठीक है। सो साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए कहा है कि जो एक सेल्फ सस्टेनिंग डिफेंस आर्किटेक्ट सिस्टम हो, जो आपका जितना भी आपका अब डेवलपिंग एआई सिस्टम है उसको वो उसका जो डीमेरिट्स है उसको वो टैकल कर सके। सो डिजिटल सेल्फ रिलायंस क्या होता है ना? ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस ऐसा होता है, ये एक ऐसे सिस्टम है जिसको आप होम ग्रोन सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, एल्गोरिदम सिस्टम होता है, डाटा आर्किटेक्ट या तो एआई मॉडल ट्रेनिंग सिस्टम होता है, जिसको आप अपना मतलब हिसाब से इजीली आप कोई भी चीज़ का आपको इजी एक्सेसिबल मिल जाता है इसका थ्रू। ओके। और दूसरा, ये जो आपका नेशनल बिल्डिंग सिक्योरिटी, एनक्रिप्टेड नेटवर्क, ये सब साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर में आ जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सा एथिकल मतलब नॉर्म्स एंड इश्यूज भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये सब इश्यू इसके एआई का जनरेशन के अंदर में आ सकता है। ठीक है। तो ये जीएस पेपर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर में आ जाता है कि टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस होने से मतलब किस तरह से आपको साइबर सिक्योरिटी का इश्यू अंदर आत्मनिर्भरता भारत के अंदर में आप फेस कर सकता है, ये पूछा जा सकता है ना? साथ ही साथ आपको एंकर रेस्पॉन्सिबल एथिकल वैल्यूज जो है जो आपके एआई के साथ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ताइवान इवाक्यूएट्स 1000 ahead of tropical storm Fongwang which left 25 dead in the Philippines. Okay. सो अभी फिलीपीन रीजन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो रहा है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। ओके। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड एज फुंगवोंग, फॉर्मली एक टाइफून है। ये आपका स्पेशली आपका जो फिलीपींस एरिया में बहुत हैवक क्रिएट कर रहा है, जिसमें अराउंड 25 डेथ्स रिपोर्ट किया है एंड अराउंड 1.4 बिलियन ऑफ द पीपल डिस्प्लेस हो गया है बिकॉज ऑफ द फेस्ट फ्लड्स एंड द लैंडस्लाइड्स। ओके। सो ये अभी ऐसा करके टुवर्ड्स द ताइवान ये मूव कर रहा है ना? और ताइवान में भी अराउंड 3000 रेसिडेंट्स लोग को इवाकुएट किया जा रहा है टू द सेफ्टी प्लेसेस। साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल एंड ऑफिसर्स ऑफ द साउदर्न एंड ईस्टर्न रीजन है उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर में क्लोज किया जा रहा है। ठीक है। सो ये जो इंसिडेंट है ये हाईलाइट करता है फ्रीक्वेंट ताइवान एक्टिविटीज इन द पैसिफिक रीजन, है ना? ये तो है। साथ ही साथ वल्नरेबिलिटी ऑफ दिस आइलैंड नेशंस हो ना, और साथ ही साथ ये लोग का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम का इफेक्टिव नीड किस तरह से उसको और भी हम लोग एनहेंस कर सके ताकि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। तो रीजनल कॉर्पोरेशन नीड्स एंड क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटीज ऑफ द नेशनल आइलैंड नेशन, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है ना? तो उसके साथ साथ जो आपका जो हाई क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, राइजिंग सी लेवल है, कोस्टल इरोशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना? ये सब आपका क्वेश्चंस आपका जीएस पेपर 1 में एनवायरनमेंट के साथ एंड जीएस पेपर 3 में यहाँ में आने का चांस होता है, क्योंकि वहाँ में एनवायरनमेंट का पार्ट रहता है। ठीक है। साथ ही साथ आपको किस तरह से जो लार्जर नेशन है आपका आइलैंड नेशंस लोग के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स किया जा सकता है ना? और किस तरह से आपका जो ये ग्लोबल ये क्लाइमेटिक जो मेट्रोलॉजी है उसको किस तरह से एनहेंस कर सकता है। ठीक है। सो ये सब कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक्शन में, है ना? ठीक है। सो ये उसी के बारे में है, आपका जीएस पेपर 1 और 3 में बहुत रिलेवेंट है। सो उसमें आपको अर्ली वार्निंग्स एंड इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल, आपका जो मिटिगेशंस, आरआर मिटिगेशंस, वो सब आता है। ओके। ऑपोजिशन चेंजेस ब्राइटन्स। ओके। ये आपका एक रीडर्स फॉरम से लिया है अरुणाचल टाइम्स का। सो ये आपका बेसिकली पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स के बारे में बताता है ना? तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है किस तरह से इमर्जिंग अलायंस एंड उसका एडजस्टमेंट अमॉन्ग द ऑपोजिशन पार्टी, जैसे जनता पार्टी, लोक दल, कांग्रेस हो गया, वो किस तरह से आपका रूलिंग कांग्रेस का जो मतलब कोलिशन गवर्नमेंट किस तरह से एक रोल प्ले करता है। ठीक है। उसके बारे में बताता है और क्या क्या चैलेंजेस होता है एक कोऑर्डिनेशन और कोलिशन बनाने से होगा, जैसे इंटरनल रिप्स भी होने का चांसेस होता है, लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स होने का चांसेस होता है, सीट शेयरिंग डिसएग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, पीस ऑफ उसका रोल का बारे में, साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, और
मल्टी पार्टी डायनेमिक्स जो इंडिया में प्रेजेंटली बहुत प्रिवेलेंट है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन, मोड ऑफ कंडक्ट, मल्टी पार्टी डायनेमिक्स, ये सब जो जितना टॉपिक है ये आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जीएस पेपर 3 के लिए आपको याद करना है। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा है ना। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो मल्टी पार्टी सिस्टम है क्या वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बता सकता है, इलेक्शन रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और कितना उसका जो पावर है, फंक्शन है, उसको कितना और मैंडेटरी बना सकता है, ये सारा का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है थॉट ऑफ द डे। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, स्टेटेड बाय नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये तो सब मानता है कि एजुकेशन वो वेपन है जिससे आप दुनिया को चेंज कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन वो आदमी का जो परफेक्शन है उसी को मैनिफेस्ट करता है। ओके, विद यही के साथ आपका आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। आई होप आपको आज का न्यूज़ सही लगा, एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। ओके, थैंक यू।